मैं मुकेश कुमार शर्मा भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी के ई प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। कक्षा बीए, बीएससी, बीएड तृतीय वर्ष के प्रकरण भाषा की प्रकृति का आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। भाषा की प्रकृति। भाषा की प्रकृति से हमारा अभिप्राय है कि भाषा की विशेषता या मूलभूत लक्षण या प्रवृत्ति, एक वस्तु की प्रकृति ही उसे अन्य वस्तुओं से अलग करती है। अतः जब हम भाषा की प्रकृति कहते हैं तो हमारा अभिप्राय भाषा की उन विशेषताओं से है जो अन्य प्राणियों की विशेषताओं से अलग करती है। भाषा के अर्थ और परिभाषा से हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि चींटी, मधुमक्खी, कौआ, गाय, भैंस, बानर आदि सभी जीव जंतुओं की अपनी अपनी भाषा होती है। भाषा की विशेषता है। नंबर 1, भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा का संबंध मानव समाज से है। समाज में ही भाषा की उत्पत्ति होती है और समाज से ही उसका विकास होता है। यूँ तो हम कहते हैं कि मातृभाषा का अर्थ माँ की भाषा है, परंतु माँ किसी भाषा का निर्माण नहीं करती है। वह पूर्वजों से प्राप्त भाषा को अपने बच्चों तक पहुंचाती है। माँ ने भी उस भाषा को अपनी माता से प्राप्त किया था। अतः वह अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता को स्वीकार करते हुए हम उसे मातृभाषा कहते हैं। नंबर 2, भाषा एक परंपरागत वस्तु है। भाषा सामाजिक वस्तु होने के साथ साथ परंपरागत वस्तु भी है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को भाषा प्राप्त होती चली जाती है। भले ही हम इसका अध्ययन करते हैं और हमारी वर्तमान पीढ़ी इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी कर लेती है, परंतु यह भी सत्य है कि हम परंपरा से चली आ रही भाषा को ही सीखते हैं। हम अथवा हमारा समाज परंपरा से चली आ रही भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसे आमूल चूल परिवर्तित करके उसके स्थान पर नवीन भाषा का सृजन नहीं कर सकते। समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति परंपरा से चली आ रही भाषा को अनुकरण द्वारा सीखता है। नंबर 3, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। यह पहले बताया जा चुका है कि जन्म लेते ही बच्चा अपने साथ न भाषा लेकर आता है न ही धर्म। वह इन्हें परिवार और समाज से अनुकरण द्वारा ग्रहण करता है। अनुकरण करना मानव की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अक्सर देखने में आया है कि बच्चों में अनुकरण की सक्रिय प्रवृत्ति होती है। मानव बाल्यकाल से वेशभूषा, खानपान, बोलचाल आदि में अनुकरण का अधिक प्रयोग करता है। बच्चा अपने से बड़ों या समान आयु वालों द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को सुनता है और फिर अनुकरण द्वारा बोलना सीख जाता है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि जैसे बच्चों का शरीर दूध की एक बूंद से विकास प्राप्त करता है, वैसे ही माता पिता के द्वारा प्रयुक्त भाषा के श्रवण और अनुकरण से वह बौद्धिक विकास प्राप्त करता है। इस संदर्भ में हम नंबर 4, भाषा परिवर्तनशील है।
सामाजिक तथा परंपरागत होने के साथ साथ भाषा परिवर्तनशील भी है। मानव भाषा में तो प्रतिक्षण परिवर्तित होता है, परंतु मानवेतर भाषा परिवर्तनशील नहीं है। मानव भाषा में परिवर्तन इतना धीरे धीरे होता है कि वह लक्षित नहीं होता। इसी संदर्भ में संत कबीरदास ने कहा है कि भाषा बहता हुआ नीर है। उदाहरण के लिए हम संस्कृत के कर्म शब्द को लेते हैं, जिसका रूप प्राकृत भाषा में कर्म तथा हिंदी भाषा में काम बन गया। इस प्रकार मेघ से मेह तथा दुग्ध से दूध बन गया। नंबर 5, भाषा एक अर्जित संपत्ति है, न कि पैतृक। भाषा परंपरागत है और उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती है, फिर भी उसे अर्जित संपत्ति कहा जाएगा। भाषा हमें जन्म से ही प्राप्त नहीं होती, हमें उसे सीखना पड़ता है। जो व्यक्ति जिस समाज में रहता है वह उसी समाज की भाषा को सीखता है। जिस किसी बच्चे का जन्म जिस परिवार में होता है वह उसी परिवार की भाषा को सीखता है। जब किसी देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर रहने लगता है तो वह उस देश की भाषा को भी सीख लेता है। नंबर 6, भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर है। भाषा का यह जन्मजात व्यवहार होता है कि वह कठिनता के मार्ग को त्याग कर सरलता की ओर अग्रसर होती है। मानव की सामुदायिक प्रवृत्ति के समान भाषा की प्रवृत्ति भी निरंतर प्रगतिशील रहती है। इस धरती पर जब तक मानव का अस्तित्व रहेगा तब तक भाषा का निरंतर विकास होता रहेगा। मानव का यह सरल स्वभाव है कि वह कम से कम ध्वनि संकेतों द्वारा अधिक से अधिक प्रभावी व्यक्त करना चाहता है। मनुष्य को अपनी बात को सरल सहज शब्दों में व्यक्त करना चाहिए ताकि सुनने वाला व्यक्ति उसी बात को उसी अर्थ में समझ सके जिस अर्थ में वह कही गई है। नंबर 7, एकलता। संसार की प्रत्येक भाषा एकल है। एकलता से हमारा अभिप्राय यह है निजी व्यवस्था अथवा निजी पद्धति। प्रत्येक भाषा की बनावट का ढांचा अपने प्रकार का होता है, वह अन्य भाषाओं से मेल नहीं खाता। इसका प्रमुख कारण यह है कि संसार की भाषाएं अलग अलग समाजों द्वारा समुदायों द्वारा निर्मित है। नंबर 8, भाषा में सीमाबद्धता होती है। संसार की प्रत्येक भाषा की अपनी कुछ सीमाएं हैं और उन्हीं सीमाओं में उसका प्रयोग होता है। यह सीमाबद्धता 2 प्रकार की है, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक। रूसी, जापानी, चीनी, फ्रेंच आदि सभी भाषाएं भौगोलिक सीमाएं लिए हुए हैं। एक क्षेत्र के बाहर हमें भिन्न प्रकार की भाषा मिलेगी। हमारे अपने देश में भौगोलिक सीमाओं के कारण ही पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, उड़ीसा में उड़िया, तमिलनाडु में तमिल तथा बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है। वस्तुतः भाषा देश और काल की सीमाओं में ही विकसित होती है। नंबर 9, भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है। भाषा का समाज की सभ्यता और संस्कृति से गहरा संबंध होता है।
जो लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वे उसी के माध्यम से अपने विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा ही समाज में रहने वाले लोगों के आचरण और व्यवहार को वहन करती है। हम किसी भी समाज की सभ्यता और संस्कृति का परिचय उसकी भाषा से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 10, भाषा में भिन्नता और अनेक रूपता होती है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, लेकिन हमारा अनुकरण कभी भी पूर्ण नहीं होता। मनुष्यों के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक अंतर के कारण उनकी भाषा में भी भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति का भाषा को उच्चारण करने का अपना ही ढंग होता है। भले ही व्यक्ति अनुकरण से भाषा को सीखता है, परंतु भाषा में उसका निजी स्पर्श देखने को मिलता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव अन्य लोगों के स्वभाव से अलग प्रकार का होता है। इसी भिन्नता और अनेक रूपता के कारण हिंदी भाषा के अनेक विभाषाएँ बोलियाँ हैं। भाषा की यह विभिन्नता और अनेक रूपता विश्व स्तर पर भी देखी जा सकती है। नंबर 11, भाषा संश्लिष्टावस्था से विश्लिष्टावस्था की ओर अग्रसर होती है। मानवीय भाषा का एक अन्य प्रकृतिगत गुण यह है कि यह संश्लिष्टावस्था से विश्लिष्टावस्था की ओर यात्रा करती हुई दिखाई देती है। इस प्रक्रिया को हम भी कह सकते हैं कि भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर बढ़ती है। प्राचीन भाषाओं के रूप, तत्व, कर्ता, कर्म, क्रिया आदि मूल शब्दों के साथ संबद्ध होते थे, लेकिन बाद में ये रूप, तत्व मूल शब्दों से अलग अलग होते चले गए। नंबर 12, भाषा का विचारों से गहरा संबंध है। भाषा को विचारों की जननी कहा जाता है। भाषा के द्वारा ही हम विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, इसलिए भाषा और विचारों में अटूट संबंध है। इन्हें हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। विचारों के बिना भाषा मूल्यहीन तथा निरर्थक है। यदि मानव के मन में विचार हैं तो वह उन्हें भाषा के माध्यम से प्रकट कर सकता है। अन्य संकेत अपर्याप्त है। अतः मानव विचारों तथा भाषा का महत्व इसलिए होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। नंबर 13, द्वैतता। इस सृष्टि का निर्माण द्वैत से हुआ है। मानव जाति के अतिरिक्त प्रकृति के सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि प्राणियों का जन्म भी द्वैत तत्व से होता है। यदि हम गुलाब के फूल को ध्यान से देखें तो हमें यह पता चलता है कि इसकी एक एक पंखुड़ी अलग अलग है। प्रत्येक पंखुड़ी पर अलग अलग रेखाएं हैं। यही नहीं, इसमें पराग, गर्भ, केसर आदि तत्व भी देखे जा सकते हैं। यह हमारे इस कथन को प्रमाणित करता है कि फूल का निर्माण भी द्वैत से हुआ है। प्रत्येक भाषा भी इसी द्वैतता का प्रमाण है। नंबर 14, भाषा में पूर्णता अपूर्णता है। प्रत्येक भाषा अपने आप में पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है। यूँ तो प्रत्येक भाषा भावों को व्यक्त करने में समर्थ होती है, लेकिन यह एक कटु सत्य है कि प्रत्येक भाषा में सभी वस्तुओं और विचारों के लिए समुचित शब्दावली नहीं होती। फिर भी भाषा में पूर्णता होती है।
कुछ भाषाओं में कुछ वस्तुओं के लिए अनेक शब्द होते हैं, लेकिन कुछ वस्तुओं के लिए कोई शब्द नहीं होता। कुछ विद्वानों ने आधुनिक तथा पिछड़ी जातियों की भाषाओं का सर्वेक्षण करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि सभी भाषाएं अपूर्ण हैं, परंतु आधुनिक भाषा वैज्ञानिक इस विचार से सहमत नहीं है। नंबर 15, उत्पादन क्षमता। पहले बताया गया है कि प्रत्येक भाषा परिवर्तनशील है। हम जिस समाज में रहते हैं उसकी भाषा के द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान करते हैं, परंतु कभी कभी हम आवश्यकता के अनुसार भाषा के कुछ संशोधन और परिमार्जन भी करते हैं। नंबर 16, भाषा भाव संप्रेषण का सर्वश्रेष्ठ साधन है। यूँ तो भावाभिव्यक्ति व्यक्ति के लिए मानव के पास अनेक साधन हैं। हम दृष्टि संकेतों अथवा स्पर्श संकेतों द्वारा भी भावाभिव्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों माध्यम अपूर्ण तथा अस्पष्ट है। भाषा ही भावाभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। आधुनिक युग में आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्र आदि सभी संचार माध्यमों में भाषा का ही बोलबाला है। नंबर 17, भाषा का प्रवाह नैसर्गिक और अविच्छिन्न है। परिवर्तनशील होने के बावजूद भाषा का प्रवाह नैसर्गिक तथा अविच्छिन्न होता है। यह रोकने पर भी नहीं रुकता। भाषा सारे समाज की संपत्ति होती है, कोई भी उसका प्रयोग कर सकता है। यदि कबीर ने भाषा को बहता नीर कहा है तो कोर्टिनस ने इसकी तुलना नदी से की है। जिस प्रकार नदी का मार्ग स्वतः बनता चला जाता है, उसी प्रकार भाषा भी अपना निर्माण स्वयं करती है। नंबर 18, भाषा मानव जीवन से पोषित है। भाषा और मानव जीवन का घनिष्ठ संबंध है। मानव ने अपने जीवन के व्यवहार को सुचारू रूप से चलाने के लिए भाषा का निर्माण किया। यही कारण है कि संसार के सभी मनुष्यों में किसी न किसी भाषा का प्रयोग देखा जा सकता है। यूँ तो कुछ पशु पक्षी भी मानव की भाषा समझते हैं, परंतु भाषा का संबंध केवल मानव जीवन से है। रीछ, बंदर आदि जानवर मदारी की भाषा समझते हैं, लेकिन वे उसे बोल नहीं सकते। तोता, मैना आदि मानव की भाषा को बोल सकते हैं, परंतु वे विचार विनिमय नहीं कर सकते। मनुष्य ने अपने जीवन की आवश्यकताओं को सामने रखकर भाषा को आविष्कृत किया। उसने ध्वनियों के प्रतीकों, रूपों अर्थात वर्णों का निर्माण किया तथा लिपि भी बनाई। मानव अपने जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया को चलाने के लिए भाषा का प्रयोग करता है और उसमें आवश्यकता के अनुसार संशोधन और परिवर्तन भी करता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भाषा का संबंध मानव जाति से है। नंबर 19, विस्थापन योग्यता। इसका अर्थ यह है कि भाषा का संप्रेषण देश काल से दूर विस्थापित किया जा सकता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा के द्वारा हम भूतकाल की घटनाओं को जानते हैं और वर्तमान काल में दूरवर्ती स्थानों पर भाषा द्वारा अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। आज दूरदर्शन, दूरभाष, समाचार पत्र आदि भाषा के संचार के सर्वश्रेष्ठ साधन उपलब्ध है। इस प्रकार मानवीय
भाषिक संप्रेषण त्रिकालातीत है। भाषा के द्वारा ही हम वैदिक सभ्यता, रोम सभ्यता तथा देश विदेश से संबंधित जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत जानतब संप्रेषण वर्तमान तक ही सीमित है। नंबर 20, सांस्कृतिक संचारण का सर्वप्रथम माध्यम है। कोई भी बच्चा माँ की कोख से भाषा को साथ लेकर नहीं आता। प्रत्येक बच्चे को जन्म लेने के पश्चात एक अलग प्रकार का सांस्कृतिक पर्यावरण प्राप्त होता है। वह उसी में पलता है तथा बोलना सीखता है। हमारा आचरण और हमारी भाषा कुछ हमारे पर्यावरण की देन है। धन्यवाद।